हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट का चैप्टर नंबर 2। हमने इससे पिछले वाले वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 डिस्कस किया था। सेक्शन 2 हमारा डेफिनेशन पार्ट था। मैंने उस अंदर आपको एक एक सेक्शन कंप्लीटली करवाया था, कुछ भी छोड़ा नहीं गया था। आई होप आपने उसको देख लिया होगा, और अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं, आपको वहाँ पर इजीली अवेलेबल है। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज शुरू करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 2, जो कि बात करेगा सेक्शन नंबर 6 और सेक्शन नंबर 7 के बारे में। और अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 2 की, तो वो बेसिकली बात करेगा हमारा किसके बारे में, रिवीजन ऑफ रेंट के बारे में, कि रेंट कितने प्रतिशत रिवाइज होगा, कब रिवाइज होगा, उसका क्या प्रोसीजर होगा, वगैरह वगैरह जो भी इसके प्रोसीजर होंगे। तो हम देखते हैं सेक्शन नंबर 6 और सेक्शन नंबर 7, जो कि किसके अंदर आपके गिवन है, चैप्टर नंबर 2 के अंदर। और चैप्टर नंबर 2 आपका क्या कहता है, रिवीजन ऑफ रेंट। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि रिवीजन ऑफ रेंट राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट में कौन से चैप्टर में दिया हुआ है। तो हमारा वो चैप्टर नंबर 2, और चैप्टर नंबर 1 क्या था, प्रिलिमिनरी। ये आपको बात याद रखनी है। चैप्टर वन में चैप्टर वन में हमने क्या किया था, सेक्शन नंबर 1 से लेकर 5 तक किया था। अब हम चैप्टर नंबर 2 के अंदर सेक्शन 6 और सेक्शन 7 करेंगे, जो कि बात करता है रिवीजन ऑफ रेंट के बारे में। अब हम देख लेते हैं इसके जो इसका प्रोविजन क्या कहता है, सेक्शन क्या कहता है, उसके बाद हम एक एक करके थोड़ा डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में ये है क्या। सब डिस्कस करते हैं। हमारा सेक्शन नंबर 6, सेक्शन नंबर 6, रिवीजन ऑफ रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्जिस्टिंग टेनेंसीज। जो वर्तमान में टेनेंसी चल रही है, जो वर्तमान में किराएदारी चल रही है, उसके अंदर रेंट रिवाइज कैसे होगा, क्या उसका प्रोसीजर होगा, कितना प्रतिशत होगा, कब कब होगा, वो हम देखेंगे सेक्शन नंबर 6 के अंदर। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी एग्रीमेंट, अगर कुछ एग्रीमेंट में कुछ लिखित नहीं है, अगर कोई एग्रीमेंट ऐसा लिखित नहीं है जिसमें ये मेंशन हो कि रेंट रिवीजन होगा या नहीं होगा, अगर कोई एग्रीमेंट मेंशन भी नहीं है, किसी एग्रीमेंट में कुछ मेंशन नहीं है इसके बारे में, या कोई एग्रीमेंट भी नहीं बना हुआ है, तो उस पोजीशन में जो किराएदार है वो ये नहीं बोल सकता कि भैया अगर एग्रीमेंट में नहीं है तो मैं तो नहीं भरूंगा ना। उसके लिए भी प्रोविजन है, देख लेते हैं। वेयर द प्रेमाइसेस हैव बीन लेट आउट और बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, कोई ऐसी प्रीमाइसिस है जो किराए पे दी गई है इस एक्ट के आने से पहले या इस एक्ट के आते ही, ये बात समझ में आती है। इस एक्ट के आने से पहले यदि कोई प्रीमाइसिस किराए पे दी गई है, तो द रेंट देयर ऑफ शैल बी लाइबल टू बी रिवाइज्ड अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला इंडिकेटेड बिलो। अगर मान लो इस एक्ट के आने से पहले, अभी एक्ट कब आया था, 2003 में, लेकिन एक्ट हम बोलते हैं 2001 का, आने से पहले अगर मान लो सपोज किसी ने 1999 के अंदर कुछ अपनी प्रेमाइसिस दी थी रेंट पे, तो क्या अब हम ऐसे बोलेंगे कि उसका तो क्योंकि वो 1999 के अंदर हुआ था तो हम उसका रेंट रिवाइज नहीं करेंगे? नहीं, रेंट रिवाइज होगा। कैसे होगा वो हम देखते हैं। इसमें क्लॉज ए और बी दे रखे उसके अकॉर्डिंग। अब इसके अंदर आपको डेट याद रखनी है, डेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डेट इसके अंदर हमें याद रखनी है। वेयर द प्रीमाइसेस हैव बीन लेट आउट प्रायर टू 1 जनवरी 1950, यदि कोई इमारत, यदि कोई प्रीमाइसेस 1 जनवरी 1950 से पहले, इससे पहले 1 जनवरी 1950 से पहले किराए पे दी गई है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। इट शैल बी, ये बी लिखा हुआ है, इट शैल बी डीम टू हैव बीन लेट आउट ऑन 1 जनवरी 1950। तो वो यही मानी जाएगी कि वो इमारत 1 जनवरी 1950 को किराए पे दी गई है। अब मान लो 1950 लिखा है यहाँ पे, मैं कहता हूँ 1930 को दी गई थी, लेकिन हम क्या मानेंगे फिर, 1950 को ही दी गई है। यहाँ तक की बात क्लियर है। एंड द रेंट पेबल एट दैट टाइम शैल बी लाइबल
टू बी इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। यदि कोई ऐसी इमारत है जो 1 जनवरी 1950 से पहले पहले किराए पे दी गई थी, तो वो यही मानी जाएगी कि वो इमारत 1 जनवरी 1950 को दी गई है, और इसका जो रेंट रिवीजन होगा कैसे होगा, 5% पर इनम की दर से इजाफा होगा। सपोज 1 जनवरी 1950 को 1,000 रुपये किराया था, तो इसमें अब 1 जनवरी 1951 को 5% जोड़ दिया जाएगा। 5% कितना हो गया, 1,000 का 5% 50 रुपए। तो अब अगला जो किराया होगा वो 1,050 होगा, क्योंकि 5% किसका जोड़ा गया, पिछले साल का। अब अगर हम बात करें 1952 का, तो इसका 5% होगा, इसका। यहां तक की बात क्लियर है, ना कि इसका होगा, इसका 5% होगा। यहां तक की बात क्लियर है। एंड द अमाउंट ऑफ द इंक्रीज रेंट शैल बी मर्ज्ड इन सच रेंट ऑल्टर 10 ईयर्स। 10 साल तक वो मर्ज होता रहेगा। यहां तक की बात क्लियर है। द अमाउंट ऑफ रेंट सो अराइव and shall again be liable to be increased at the rate 5% per annum in similar manner up to year of commencement of this act। जब तक ये एक्ट कमेंसमेंट में नहीं आएगा तब तक हर साल 5% की वृद्धि से इसमें वृद्धि होती रहेगी। कब तक होगी, 10 साल तक होगी। कब तक होगी, सच रेंट ऑल्टर 10 ईयर्स। ये आपको एक पॉइंट ये याद रखना है कि कितने प्रतिशत से वृद्धि होगी, 5% से वृद्धि होगी। और ऑल्टर कितने समय तक होगी, 10 साल तक होगी। उसके बाद कब तक होगी, जब तक ये एक्ट कमेंसमेंट में नहीं आएगा। अब आप पूछोगे इसका क्या मतलब हुआ। अब ये 1950 का तो हमें डेट याद रखनी है। अब 1950 से लेकर 2003 तक कितने साल हो गए, कितने साल हो गए, 53 साल। तो अब हर 10 साल की अगर हम बात करें, तो 10 साल का एक, 10 साल का दो, तीन, चार, पाँच। तो यहाँ पर 5-5 साल, 5-5 5-5%, 5 ऐसे हुआ। हर 10 साल में 5-5% की वृद्धि होगी। ये बात समझ में आती है। अब हम देखते हैं, जब ऐसी कोई प्रीमाइसिस है, जब ऐसी कोई प्रीमाइसिस है जो कि 1 जनवरी 1951 के बाद कर ली गई है। क्लॉज 1 में हमने क्या पढ़ा था, 1 जनवरी 1950 से पहले या 1 जनवरी 1950 को। अब हम पढ़ेंगे 1 जनवरी 1951 के बाद। तो देख लेते हैं, वेयर द प्रीमाइसेस हैव बीन लेट आउट और आफ्टर 1 जनवरी 1951। ये डेट्स आपको दोनों में याद रखनी पड़ेगी। द रेंट पेबल एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द टेनेंसी शैल बी लाइबल टू बी इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5%। इसमें भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसमें भी जो रेंट इंक्रीज है वो कितना होगा, 5% पर एनम से होगा। द अमाउंट ऑफ रेंट इंक्रीज शैल बी मर्ज इन सच रेंट आफ्टर 10 ईयर्स। इसमें भी सेम बात है। द अमाउंट ऑफ रेंट सो अराइव एट shall again be liable to be increased at the rate of 5% per annum in similar manner up to the year of commencement of this act। इसमें आपको सिर्फ क्लॉज ए के अंदर ये बात ध्यान रखनी है कि अगर कोई इमारत 1 जनवरी 1950 से पहले है तो वो ये डीम्ड की जाएगी कि वो 1950 में की गई है। अमाउंट ऑफ इंक्रीज दोनों में सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो इसका ऑल्टर होगा, जो इसका मर्जिंग होगी, वो भी 10 साल तक, 10 साल के गैप में होगी। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और इसने क्या बोला है, हर साल 5-5% की दर से इंक्रीमेंट होगा। तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने क्लॉज ए क्लॉज बी पढ़ लिया है क्लॉज 1 का। अब हम देखते हैं क्लॉज 2। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 where the period of 10 years of for merger of increase of rent of subsection 1 is not completed up to the year of commencement of this act। अब मान लो ये एक्ट कब आया,
2003 मान लो, ठीक है, 10 साल पहले की बात करनी थी, लेकिन हमने जो इमारत दी है 1998 में दी है, 10 साल तो कंप्लीट नहीं हुए, नहीं हुए ना। The rent at the rate of 5% per annum shall be increased up to the near commencement of this act, and the amount of the increased rent shall be merged in the rent. मतलब मान लो अगर कोई ऐसी रेंटेड है जो इस कमेंसमेंट होने से पहले 10 साल पहले उसका टेन्योर पूरा नहीं हुआ 10 साल का, लेकिन फिर भी मर्जिंग तो होगी और 5% के रेट से ही होगी। इंक्रीमेंट तो 5% के रेट से ही होगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो जो मर्जिंग थी वो 10 साल पहले की हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। मर्जिंग तो होगी, लेकिन उससे नियर अबाउट होगी। मर्जिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उससे नियर अबाउट में होगी। तो यहाँ पर भी हम ये बोल सकते हैं कि इस केस में भी जो रेट होगा वो 5% का होगा। और इसमें हमें ये याद रखना है, इंक्रीज अप टू द नियर ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। अब नियर ऑफ, अब मान लो ये जो 1998 है और ये 2003 है, अब इससे हम 2003 से 10 साल लगा लें तो 1993, तो यहां से हो जाएगी, होने तो है ही। तो उससे 5% पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां तक की बात क्लियर है। अब देखो इसके अंदर हमें फोकस क्या करना है कि इंक्रीजिंग रेट कितना होगा, 5% का होगा। मर्जिंग कितने सालों में होगी, 10 सालों में होगी। अब अगर मान लो 10 साल पूरे नहीं होते तो जो नियर अबाउट 10 साल होंगे उसमें होगी, लेकिन होगी तो 10 साल में ही, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं क्लॉज नंबर 3। द रेंट अराइव एट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला गिवन इन सबसेक्शन 1 and 2, जो हमने पढ़ लिए हैं, shall after the completion of each year from the commencement of this act। अब मान लो कोई हमने ऐसी बिल्डिंग दी जो इस एक्ट के आने के बाद है, तो उसमें तो भैया कोई रोना है ही नहीं। उसमें तो क्या होगा, अगर इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद हमने कोई बिल्डिंग दी है, सपोज 2004 में दी है, तो 2005 में 5% बढ़ जाएगा, 6 में 5% बढ़ जाएगा। एंड बी लाइबल टू बी इंक्रीज एंड पेड द रेंट रेट ऑफ 5% पर एनम, एंड द अमाउंट ऑफ रेंट शैल बी मर्ज इन सच रेंट आफ्टर 10 ईयर्स। अब इस केस में भी क्या है, 5% की वृद्धि होगी, इंक्रीजिंग होगी रेंट के अंदर हर साल, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर में हम पढ़ के आए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हर 10 साल में मर्जिंग होगी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ भी हमें कोई मामला इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हमें क्या वो ध्यान रखना है, 5% की रेंट की वृद्धि, हर 10 साल में मर्जिंग होगी, और मान लो अगर 10 साल कंप्लीट नहीं होते तो नियर अबाउट 10 साल में मर्जिंग होगी। इतनी बात समझ में आती है। सच रेंट शैल फर्दर बी लाइबल टू बी इंक्रीज एट द सिमिलर रेट, जो ऊपर हम पढ़ रखे हैं, एंड मर्ज इन सिमिलर मैनर टिल द टेनेंसी सबसिस्ट। जब तक वो किराएदार किराएदारी पर है, जब तक मकान मालिक किराएदार का संबंध है, तब तक इसी रेट से इंक्रीमेंट होगा और इसी रेट से मर्जिंग होगा। और वो रेट क्या है, अगर हम रेंट की बात करें इंक्रीजिंग के 5%, और अगर ईयर्स की बात करें मर्जिंग की तो 10 साल। अब देखो, कहने में ये रेंट कंट्रोल एक्ट है, बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या है, एक एक चीज हमें सिर्फ ध्यान का रखना है, 5% का इंक्रीमेंट और हर 10 साल में मर्जिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्लॉज 4। क्लॉज 4 क्या कहता है हमारा, द रेंट रिवाइज एज पर द फॉर्मूला गिवन इन सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 ऑफ विच सेक्शन, सेक्शन नंबर 6। अब आपसे पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, कि जो रेंट रिवाइज करने का फॉर्मूला है वो हमें किस सेक्शन में गिवन है, सेक्शन नंबर 6 में गिवन है। कोई बात नहीं, कौन से क्लॉज में गिवन है, सेक्शन नंबर 6 के क्लॉज 1 में गिवन है और सेक्शन नंबर 6 के क्लॉज 2 के अंदर गिवन है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। द रेंट रिवाइज एज पर फॉर्मूला गिवन अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 and 2 शैल बी, ये बी है, पेबल आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद ही पेबल होगा, पहली चीज। फ्रॉम द डेट
एग्रीड अपॉन बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट। पहली चीज कि इस एक्ट के कमेंसमेंट के दिन के बाद से होगा, जो भी सेक्शन 6 क्लॉज 1 सेक्शन 6 क्लॉज 2 के अंदर हमें मेंशन है, उस फॉर्मूले से जो रेंट होगा वो इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद अगर हमने कोई टेनेंसी करी है उस पर एप्लीकेबल होगा, पहली चीज। और दूसरी चीज, वो एग्रीमेंट किसके बीच में होना चाहिए? वो होना चाहिए फ्रॉम द डेट एग्रीड अपॉन बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। जिस तारीख को किराएदार और मकान मालिक ने एग्रीमेंट किया, एग्री हुए, उस तारीख से ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। सेक्शन 6 क्लॉज 1 और 2 का कोई दिक्कत नहीं है। और वेयर एनी पेटिशन इज फाइल्ड इन अ रेंट ट्रिब्यूनल फ्रॉम द डेट ऑफ सच फाइलिंग ऑफ अ पेटिशन। और मान लो किसी रेंट के संदर्भ में किसी पार्टी ने पेटिशन फाइल की है, तो उस केस के अंदर जिस तारीख को वो पेटिशन फाइल की गई है उस दिन से सेक्शन 6 क्लॉज 1 का, सेक्शन 6 क्लॉज 2 का फॉर्मूला, और जो कि एक ही है, 5% का इंक्रीमेंट होगा, हर 10 साल में मर्जिंग होगा, वो तो एक ही बात है। तो उस केस के अंदर क्या होगा, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा। इसमें मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप पूछेंगे सर आपने एक ही बात को बार बार बताया। भैया मैंने नहीं बताया, जो एक्ट में लिखा हुआ है, चाहता तो मैं आपको ऐसे बोल देता कि इसमें ऐसे इसमें ऐसे, लेकिन नहीं। प्रॉपर पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे कि हमें भूलने की आवश्यकता ना हो। सेक्शन नंबर 7 देख लेते हैं। अब हम बात करेंगे, अभी तो हमने बात की थी किसकी, 1950 से पहले की, 1951 के बाद की, और करंट की। अब हम देखते हैं रिवीजन ऑफ रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू टेनेंसीज। सेक्शन 7, रिवीजन ऑफ रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू टेनेंसी। अगर मान लो कोई नया किराएदार आता है तो उसके संदर्भ में रिवीजन ऑफ रेंट कितना होगा, कैसे होगा, वो हम देखते हैं। अगर मान लो किसी लैंडलॉर्ड और किसी किराएदार के बीच में कोई एग्रीमेंट तय नहीं है, वो हम ऊपर ही पढ़ के आए थे। द रेंट ऑफ द प्रीमाइसेस लेट आउट ऑल्टर द आफ्टर द कमेंसमेंट, सॉरी, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल बी लाइबल टू बी इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है उस केस में भी क्या होगा, 5% की वृद्धि होगी। ये भी हमारी बात सेम है, कोई बात नहीं। एंड द अमाउंट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेंट शैल बी मर्ज इन सच रेंट आफ्टर 10 ईयर्स। अब देखो सेम सेम बात आ रही है ना, तो हमें ये भी ध्यान रखना है। सेक्शन 6 में भी कितना, 5% है, सेक्शन 7 में भी 5% है, सेक्शन 6 में भी 10 साल है, 7 में भी 10 साल है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड सच रेंट शेल फर्दर बी लाइबल टू बी इंक्रीज एट सिमिलर रेट, कितना परसेंट, 5%, एंड मर्ज इन सिमिलर मैनर 10 साल के लिए, टिल द टेनेंसी सब्सिस्ट, जब तक किराएदारी मौजूद है। इसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एनी एग्रीमेंट फॉर इंक्रीज ऑफ रेंट इन एक्सेस ऑफ 5% पर एनम शैल बी वॉइड। अब इसके अंदर ये कमाल की बात है कि मान लो अगर हम कोई ऐसा एग्रीमेंट भी कर लेते हैं ना कि हर साल 10% बढ़ेगा, 15% बढ़ेगा, तो भैया लिमिटेशन 5% की रहेगी। अब मान लो मैं मकान मालिक हूं और मिस्टर एक्स एक किराएदार है। मैंने बोला भैया हर साल 10% की वृद्धि होगी, तो वो बोलेगा कौन, कहाँ जी रहे हो सर, रेंट कंट्रोल एक्ट में क्या लिखा हुआ है, 5% की होगी बस। और अगर आपने लिख दिया 10% तो ये एग्रीमेंट वर्ड हो जाएगा। और वर्ड कहाँ तक होगा, सिर्फ इस परसेंटेज के ऊपर। यहां तक की बात क्लियर है? मतलब लैंडलॉर्ड यदि चाहे तो भी या पार्टीज चाहे तो भी इंक्रीमेंट नहीं कर सकते 5% से ज्यादा। ये बात ध्यान रखना, वरना क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। और हमने आज डिस्कस किया सेक्शन नंबर 6 और सेक्शन नंबर 7। आई होप आपको ये आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। हमने आज राजस्थान रेंट कंट्रोल का चैप्टर नंबर 2 कवर कर लिया है। पहले हमने चैप्टर नंबर 1 कवर किया था, और हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आराम आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ हमें फोकस बना कर रखना है। और मेरी कोशिश ये है कि आपको 1 से 1.5 महीने के अंदर राजस्थान के जो माइनर एक्ट हैं और जो लोकल एक्ट हैं वो मैं आपको करवा दूँ।
आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कुछ कमी दिखती है तो आप उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, ताकि मैं उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलते हैं चैप्टर 3 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।